उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 लेक्चर्स दिए हैं, और आप अगर बात करें फिजिक्स में तो फिजिक्स में हमने लाइट के अबाउट कुछ पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन को पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन के बाद में उसके नियम और उनके जो पूरे मिरर्स के अबाउट पढ़ाया गया है, तो वहां से आप देखोगे। उसके आगे हम लोग को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा वो? नहीं, वो तो वेव पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। हाँ, उसको रोके तो तरंग पढ़ने के बाद ही उसको पढ़ोगे। प्रकाश का अपवर्तन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप लोग खाली सुनते रहना, बस साइलेंट होकर खाली सुनते रहना चीजों को, आपको याद आएगा, रिजॉल्व होगा, क्योंकि ये चीजें आपने 10th में पढ़ के आए हो, तो 10th में पढ़ी हुई चीजें हैं तो जल्दी से जल्दी आप समझ सकते हो। ध्यान देखो, हमने आपको स्टार्टिंग में अगर अपने पिछले लेक्चर्स वीडियोस में देखे होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि लाइट में कई घटनाएं होती हैं, प्रकाश में कई तरह की घटनाएं होती हैं, और प्रकाश एक डबल नेचर का है, तो इसको हम 2 जगह पढ़ते भी हैं। प्रकाश को पढ़ने वाले भाग को ऑप्टिक्स कहते हैं, एक दिन पहले लेक्चर में चला भी था, और उसमें हमने बताया था रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होता है। कुछ चीजें रे ऑप्टिक्स में पढ़ी जाती है, कुछ रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वालों में पहली घटना थी परावर्तन। क्या था? हमने परावर्तन के 3 दिन में कंप्लीट किए हैं, उसमें आपको वीडियोस में देखने को मिलेंगे हर एक टॉपिक को। दूसरा फैक्ट क्या है? अपवर्तन। ये परावर्तन और अपवर्तन में फर्क क्या होता है, इसको हम डिफाइन करके बता देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो वह अपने पथ से विचलित होकर, अपने रास्ते से डिस्टर्ब होकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे आपतित होती है, किसी प्लेन सरफेस पे गिरती है, तो वह पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, अपने पथ से विचलित होकर या अपने पथ से मुड़कर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन में हम लोग दर्पणों का अध्ययन करते हैं। दर्पण एक चिकना तल का बहुत बेस्ट उदाहरण होता है, उसी से हम लोग पढ़ते हैं। उसमें समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो कि पिछले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अपवर्तन की अगर हम बात करें फैक्ट रिफ्लेक्शन की, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, जबकि इसका रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है, ये परिभाषा क्या होता है, इसको समझने के लिए ध्यान से देखो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे नहीं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, यहाँ पे है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे गिरती है तब वह अपने रास्ते से विचलित होती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तब भी वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब के तरफ झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो वो जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ अभिलंब की ओर भाग आती है। इसको हम अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल। और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब दोनों दूसरा फैक्ट भी होता है कि अगर आपका विरल से सघन में जाए, सघन से विरल में जाए, जैसे कि यहाँ से लाइट जा रही है, सघन से जा रही है, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से दूर बढ़ रही होगी और दूर हटेगी और दूर हट जाती है अभिलंब से। ऐसे घटना में अगर हम बात करें तो प्रकाश दोनों केस में आप देख सकते हो कि जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर चलती है, जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर चलती है, लेकिन जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और ये दोनों घटनाओं को अगर एक नॉर्मल वर्ड में बताएं तो इतना ही कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब पानी से हवा में जाए, हवा से कांच में आए, कांच से पानी में आए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का दोनों परिभाषा क्लियर है ना? एक बार रिपीट करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, किसी चिकने तल से टकराती है, तो वह अपने पथ से विचलित होकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो भी वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। इस घटना को क्या करते हैं, इसमें अभिलंब जो होता है
और जो आने वाली किरण को क्या बोलोगे? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो घटना हो चुकी तो अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन की घटना हुआ है तो अपवर्तित किरण। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण। प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या कहलाएगा? अपवर्तन की घटना हुई है इसलिए अपवर्तित किरण। परावर्तन की घटना हुआ था तो परावर्तित किरण बोलते हैं। इस कंडीशन में अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई कहते हैं, आपतन कोण। और जबकि अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच के कोण को आर से कहते हैं, जिसका मान होता है अपवर्तन कोण। तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का है, जबकि अभिलंब और अपवर्तित बीच के कोण को क्या बोलते हैं? इसमें भी आपतित किरण और अभिलंब को बोलेंगे आई, और इसमें क्या बोलेंगे? अभिलंब और इसके बीच के कोण आप क्या बोलेंगे? ठीक है। तो ये दोनों घटनाओं को पढ़ने के लिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना होता है। प्रकाश के अपवर्तन को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट इश्यू पे आपको आते हैं इसके नियम, अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के दो नियम, ऐसे अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। परावर्तन के भी दो नियम होते हो, परावर्तन के दो नियम आपको एक बार रिपीट करें पिछले क्लास में, तो आपको बताया जाता है कि आपतित किरण, आने वाली किरण, अभिलंब इसको नॉर्मल करते हैं, और परावर्तित किरण, इसके नियम होता है, उसमें भी दो नियम है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि उसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर हम इसके नियम की बात करें तो इसमें भी पहला नियम सेम है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये स्पिन नहीं करते। इसका मतलब जैसे आपने बॉल देखा होगा, मर्जियल लाइन ऐसे जा रही है, बॉल आपने फेंका ना, बॉल यहाँ गिरने के बाद इधर मुड़ जाए, उसकी स्पिन कहते हैं कि नहीं? या तो मान लो यहाँ गिरा, सीधे आके यहाँ गिरा और इधर मुड़ गया, तो इसको भी स्पिन कहते हैं। या स्पिन नहीं होने पाता, जिस प्लेन में गिरेगा उसी प्लेन में चला जाएगा या उसी प्लेन में एंट्री मार लेगा, वो प्लेन को चेंज नहीं करता। ऐसा ये बताया जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। इसमें बताया जाता है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। अर्थात आपतन कोण का ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात नियत होता है। मतलब साइन आई आपतन कोण का ज्या, साइन आर अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात नियत होता है। और नियत जो होता है वो किसके बराबर होता है? जहां यह अपवर्तनांक है, यह क्या है? अपवर्तनांक। क्लियर हो? तो हमने अभी दो फैक्ट को समझ पाए हैं। आपको चूंकि ये तो आपको वीडियोस में, आपको पिछले क्लास में 3 दिन जो डिस्टेंस चला उसमें ऑलरेडी दिया गया है, तो वहां से आप देखोगे पूरी चीजों को समझ पाओगे। हम लोग दूसरे इवेंट को पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। यहाँ से स्टार्टिंग पेज है अपवर्तन। अपवर्तन को पढ़ने के लिए सबसे पहले डिफिनेशन आना चाहिए। डिफिनेशन बहुत बेहतरीन और शॉर्ट वर्ड में बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने पथ से डिस्टर्ब हो जाती है, अपने रास्ते से ना जाके दूसरे रास्ते चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वो विलंब की तरफ झुकती है, लेकिन जब सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हटती है। अपवर्तन के दो नियम लिखे गए हैं। पहला आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन, मतलब आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक है? नेक्स्ट फैक्ट होता है अपवर्तनांक क्या है। इसको पढ़ने के बाद अपवर्तनांक, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम भी कहते हैं दूसरे वाले को। अपवर्तनांक क्या हुआ? अपवर्तनांक। आपको पीडीएफ भी उसमें दिया जाएगा, मतलब लिखा है, पूरी चीजें भी उसमें मिल जाएंगी, पूरे डाटा को। लेकिन लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो समझना होता है, क्योंकि लिखे तो आप 12 साल से लिखे ही हो। याद करो कि जुलाई में क्या लिखे हो,
जुलाई में पढ़े थे अगस्त में? एक बार याद करके देखो क्या लिखे थे, याद आ रहा है कुछ? नहीं, अगर कुछ याद आएगा तो वही आएगा जो तुम समझ लिए थे। लिखा हुआ चीज सिर्फ देखने में ठीक लगता है कि भाई काफी भर रही है, हम अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, ये जान लो उसी तरह जैसे दूसरे को दिया गया धन टाइम पे तो काम नहीं करेगा। जिस दिन जरूरत लग जाएगी भले तुम करोड़पति हो, पैसा अगर अपनी जेब में नहीं ना तो 1 रुपया नहीं मांगोगे, जिससे मांगोगे वो कहेंगे भैया कल लेना परसों लेना। किताब का लिखा ज्ञान उसी तरह होता है। तो जरूरी करो समझने की टॉपिक को कि हम खुद से बना के लिख ले जाएं, खुद से चीजों को बता ले जाएं। दैट इज द बेस्ट पैटर्न ऑफ स्टडी। आपको मैंने प्री वीडियोज में डाला भी है कि फाउंडेशन कोर्स और क्रैश कोर्स में क्या अंतर है, और आप प्री वीडियो में देखोगे तो वहाँ डाला गया होगा डिफरेंस बिटवीन क्रैश कोर्स एंड फाउंडेशन कोर्स। उसमें हमने बताया भी है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे हम पढ़ें तो कम समय में बेहतरीन चीजों को सीख सकते हैं। अब फिर इस वक्त को बदलना है, हम बोल बोल के जो बता रहे हैं तो इसको आपको लिखा लिखाया भी हम पीडीएफ देंगे, क्योंकि आपको भी लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। हमने दो चीज समझा, अपोर्टर क्या है, अपोर्टर के नियम क्या है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपोर्टरांक बहुत मेन फैक्ट होता है किसी भी ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि अपोर्टरांक में जो राशि निकाली जाती है ये किसी के सापेक्ष निकाली जाती है। मतलब जल का अपोर्टरांक आप नहीं बता सकते, जल का अपोर्टनांक किसी के सापेक्ष बता सकते हो। जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपोर्टनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपोर्टनांक, ग्लिसरीन के सापेक्ष कांच का अपोर्टनांक, किसी के सापेक्ष चलता है। तो ऐसे फैक्ट में हम क्या होता है अपोर्टनांक को देखते हैं, हम अपोर्टनांक को दिखाने के लिए ये यूज करते हैं, कुछ बुकों में म्यू यूज करता है। क्या म्यू जानते हो ना, यू बना के ऐसे तो म्यू नॉट पढ़े थे, वही म्यू कुछ किताबों में अपोर्टनांक को म्यू दिखाया है, लेकिन हम लोगों के बेसिक किताब में नूतन के बुक में और अपने बुक में क्या दिखाया है, एन भी दिखाया जाता है। एन के आगे हम लिखते हैं ए और इधर लिखते हैं। अब इसको पढ़ना सीखो, क्या लिखा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपोर्टनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष कैसे निकलेगा, ये जो लिखा पहला ना, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब कोई पूछ रहा है अपोर्टनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो अपोर्टनांक क्या चीज है ये बताना है तो बताएंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपोर्टनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। बट्टी मतलब अनुपात, परिभाषा हम बता रहे हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपोर्टनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपोर्टनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, मतलब बटे को कहते हैं। डिफिनिशन हो गया, समझ में आया। तो इस फैक्ट पर अगर हम बात करें, आपको पता होगा प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था प्रकाश के गुणों के बारे में बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो निर्वात में भी चलता है, और वहां आपने देखा कि प्रकाश सबसे अधिक तेज निर्वात में चलता है, जिसमें निर्वात की उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बताई गई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की दर से चल देता है। लेकिन जब वो अलग माध्यमों में जाता है, अन्य माध्यमों में घुसता है तो उसकी चाल घट जाती है। जैसे हवा में तो लगभग बराबर बना रहता है, हम लोग एप्रोक्सीमेट मानते हैं कि जितना वैक्यूम में निर्वात में उतना ही हवा में है, लेकिन जब जल में जाएगा तो उसका चाल सिर्फ 2,25,000 बचता है किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में कितना था, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब वो कांच जल में गया था 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड बचा, मतलब 2.25 × 10⁸, जब वहां पे 3 × 10⁸ था। जब वो कांच में जाता है, ग्लास में, किसमें जाता है, ग्लास में, तो सिर्फ उसके पास 2 लाख बचता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उसकी चाल जो होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, इस हिसाब से हम बटे करके निकाल सकते हैं अपोर्टनांक। उदाहरण एग्जांपल हम देखते हैं, हम लिखते हैं ANG, क्या पढ़ोगे, ए माने एयर होता है, जी माने ग्लास, तो क्या पढ़ोगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपोर्टनांक। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपोर्टनांक, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इंग्लिश में तो इधर पढ़ना पड़ता है उल्टा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अंग्रेजी थोड़ा उल्टा चलता है,
हमने ट्रांसलेशन में आपको सही बताया कि उल्टा, तो अंग्रेजी में कैसे पढ़ोगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन हिंदी में यहाँ से वायु के सापेक्ष कांच का। अच्छा, इसको अगर निकालना है तो तुम प्रकाश की चाल पहले किस पे लोगे? वायु में, पहला वाला, और बटे फिर प्रकाश की चाल किसमें लोगे? वायु में इसकी चाल लगभग 3 × 10⁸ है, जबकि ग्लास में 2 × 10⁸ है। ये कट गया तो 3/2। ये आपने अक्सर करके क्लास टेस्ट से देखे आ 3/2 3/2 1.5 जिसको लगभग कहते हैं। 1.5 भी लिखा रहता है कि क्या है 1.5 वायु के सापेक्ष कांच का। अच्छा, वायु के सापेक्ष W लिखे, ANW क्या पढ़ोगे? ANW वायु के सापेक्ष जल का मतलब वाटर, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लो तो क्या लिखोगे? A ऊपर, एयर वाला वेलोसिटी ऊपर और वाटर वाला नीचे। एयर वाला तो 3 × 10⁸ है और वाटर वाला 2.25 × 10⁻। अगर आप काटेंगे तो ये इसको 300 कर दोगे तो यहाँ 225 हो जाएगा 200, और 75 चौक का 75 किया मतलब 4/3 लगभग 10.3 होता है। 10 में भी कर सकते हो और बटे में भी याद रख सकते हो, जिसमें भी रखो। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3। अब इस फैक्ट से हम लोग और भी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पढ़ के बताओ क्या पढ़ोगे? ANG लिखा है, GNW लिखा है, WNA लिखा है, GNA लिखा है, इसका नाम बताओ क्या है? क्या पढ़ोगे? कांच का पढ़ोगे, कांच के सापेक्ष चाल पता हो तो निकाल लेते हैं, नहीं पता हो तो ये 2 तो याद रखना कम से कम। अब अगर हम एक नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं कि कांच का अपवर्तनांक, तो हमने सापेक्ष बताया, हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच का अपवर्तनांक हमने उसमें सापेक्ष बताया नहीं बताया, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? अगर जब सापेक्ष को नहीं लिखेगा तो जान लेना वायु का सापेक्ष बताया जा रहा है, मतलब वायु के सापेक्ष लिखा जा रहा है। क्लियर है आप पढ़ में? इसमें आते हैं प्रॉपर्टी, गुणों को देखने, लिखना तो आप जानिए, हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, गुणों को क्या है इनके ऊपर। अगर हमें कोई अपवर्तनांक पता हो, किसी भी मतलब माध्यम का अपवर्तनांक पता हो और उसके ऊपर पलट ना हो, तो हम डाटा को भी पलट देते हैं। जैसे अगर बाई चांस 1N2 लिखा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2N1, 1 करके पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, और अगर हम G को पहले कर दें, A को बाद में कर दें, 2/3 हो जाएगा। समझ में आया क्या कह रहा है? मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो तुरंत हमारा यहाँ चेंज होने लगेगा, 1N2 2N1 बन जाएगा। मतलब जो वायु के सापेक्ष कांच था, अब कांच के सापेक्ष वायु आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई 1N2 और 2N3 रखो, जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष दोनों का अगर गुणा कर दो तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे? 1N3, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का मिल जाएगा। क्लियर? ये 2 प्रॉपर्टी का यूज हम लोग अपवर्तनांक में बनाए रखते हैं। अपवर्तनांक को निकालने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे हमने बताया कि 1N2 अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए तो पहले माध्यम में वेग बटे दूसरे माध्यम में वेग लेना होता है। पहले माध्यम में वेग बटे दूसरे माध्यम में वेग लेना होता है। अगला, अगर हमें 1N2 चाहिए तो हम उसके वेग को अगर हम बात करें तो जो हमारी वेग होती है, किसी भी तरंग की जो वेग होती है वो उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है बटे आवर्तकाल होता है। तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल होता है। तो हम लोग प्रकाश की चाल को देखे, तरंगदैर्घ्य को देखे तो ऊपर
ऊपर ज्यादा होता है नीचे का, मतलब λ1 बाई λ2 भी निकाल सकते हैं। मतलब पहले माध्यम में तुम्हें वेग ना बताओ, तरंगदैर्घ्य बताओ, और दूसरे माध्यम में वेग ना बताओ, तरंगदैर्घ्य बताओ, तो तरंगदैर्घ्य का पास कर दोगे तब भी आपका निकल जाएगा। मतलब चाहे वेग को बोलो चाहे तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का वेग प्रकाश का ही लेना होगा, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में, अगर ऐसा चाहते हो। या तो फिर उसका क्या करोगे, दो प्रॉपर्टीज और भी है जो तरंगदैर्घ्य निकालने में मदद करेंगे, और जो ये आपके हैं जो बेसिकली उस चीज में मदद करेंगे। हम इसमें न्यूमेरिकल आपको कल बताएंगे, लेकिन पहले इसको टॉपिक थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पहला हम लोग का चैप्टर का नाम है, एडी का नाम है प्रकाश का परावर्तन। बताया गया है, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुकती है, अगर वो सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। अपवर्तन के दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम है आपतित किरण अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतित कोण का ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक की अगर बात करें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दोनों निकाले गए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 आता है, जबकि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 आता है। और हम इस प्रॉपर्टी के आधार पे और भी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि वायु के सापेक्ष जल का तो 4/3 है, जल के सापेक्ष वायु का W यहाँ है यहाँ और भी हम चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे इनके प्रॉपर्टी की यूज से। और ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि यदि अगर तुम्हें चाल नहीं पता है तो आप तरंगदैर्घ्य का यूज करके भी निकाल सकते हो। अपवर्तन की घटना जो होती है वो स्पेशली किसके लिए होता है वो देख लेते हैं। तो वो लेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? जैसे परावर्तन में पूरा दर्पण चलता है, जैसे परावर्तन में पूरा का पूरा क्या चलता है? अच्छा, परावर्तन और अपवर्तन में फर्क होता है कि नहीं? दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। परावर्तन में आपका प्रकाश का किरण अपना माध्यम नहीं बदलता, वो उसी माध्यम में लौट जाता है अपने पथ से विचलित होकर, लेकिन अपवर्तन में अपना माध्यम बदल देता है, विरल से सघन में या तो सघन से। वहाँ पे बाउंसर जो होती है वो चिकने तल से होता है, और चिकने तल के बेस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं? दर्पण। वहाँ पे अपने दर्पण के एक प्रकार को बताया है, और उसके बारे में आपको वीडियोज में देखने को मिलेगी पिछले क्लास के। आपको यहाँ से जो देखना है लेंस के बारे में। किसके बारे में? थोड़ा सा लेंस के बारे में बता देते हैं ताकि हम लोग और भी चीजें सीख पाए। लेंस आपके इससे रिलेट करता है, लेंसों में अपवर्तन होता है, लेकिन लेंस है क्या हम बताते हैं। ये एक पारदर्शी माध्यम होता है, और पारदर्शी में या तो प्लास्टिक भी थोड़ा बहुत पारदर्शी होता है, सबसे बेहतर तो कांच होता है पारदर्शी। कांच का भी लेंस बनता है, प्लास्टिक का भी लेंस बनता है, अब जो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वह पारदर्शी माध्यम, वह पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय या समतल, मतलब दो गोलीय या समतल पृष्ठों से घिरा, दो गोलीय या समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? मतलब उसका जो पृष्ठ है, जो उसका सरफेस है, वो घिरा होना चाहिए गोलीय या समतल से, या तो प्लेन हो या तो फिर से घुमा के गोलीय हो। ऐसा कोई समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम ही क्या कहलाता है? लेंस। एक पारदर्शी नहीं होना चाहिए, मतलब आर पार दिखाई देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि लकड़ी काट ली और लकड़ी का ऐसे बना दिए तो लेंस हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी पारदर्शी नहीं होता है। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, दिखाई दे, इधर से उधर दिखाई दे, और एक ऐसा हो घिरा हो दो समतल या गोलीय पृष्ठों से। तो बहुत ही नॉर्मल डिफिनेशन होता है कि दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस का। लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस आपको पता होगा, इसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं,
क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम कॉनकेव लेंस क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को आपको डिफाइन करना तो वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है, बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है। लेकिन इसका उल्टा, जो बीच में पतला किनारों पे मोटा होता है। इसे पॉलिश नहीं की गई होती है, किधर से भी पॉलिश नहीं होती है, पर दर्पण बनाते समय एक तरफ से पॉलिश करना होता है। जैसा कि आप पिछला क्लास बोल रहे हैं जो डिजिटल चला है उसमें आप पढ़ने पाओगे, वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की हम बात करें तो उसको डिफाइन बहुत बेहतरीन। लेंस बताना है तो एक अलग चीज, लेंस बताने के लिए नहीं बताएंगे कि दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो तरह का होता है, जिस लेंस का बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है वो उत्तल लेंस होता है, लेकिन जो बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है इस लेंस को फिर हमने क्लासिफाइड किया तीन तरह से। ये लेंस कितने तरह से होगा? तो इसकी फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव टेकन की जाती है, आगे जान जाओगे साइन कन्वेंशन के थ्रू, और इसकी फोकस दूरी ऑलवेज नेगेटिव साइन के साथ होती है। ये भी तीन तरह का होता है और ये भी तीन तरह का होता है। इसमें जब दोनों पृष्ठ उत्तल हो तो उत्तला उत्तल दो जार जोड़ोगे, इधर से भी उत्तल मतलब उभरा, इधर से देखो उभरा है कि नहीं, इधर से देखो तो उभरा है। अगर दोनों तरफ से उभरा है तो नाम क्या होगा? उत्तल। हम एक बार बना दे तीनों को, देखो एक ऐसे होता है, एक तो इधर से प्लेन रहेगा, इधर से उभरा रहेगा, और इधर से ऐसे अंदर झुका रहेगा और इधर से। कितने तरह के बने? इसमें इधर से भी उभरा है उत्तल है और इधर से भी उभरा है, दोनों तरफ से उभरे हैं, तो नाम क्या होगा? उत्तल धनुत्तल, उत्तल। ये उत्तल जोड़ के बनाया जाता है, जिसको उभयोत्तल भी कह सकते हो। उभयोत्तल, उभय माने दोनों, उत्तल माने उत्तल, तो उभयोत्तल। कन्वेक्सो कन्वेक्स नाम देते हैं। एक तरफ प्लेन है समतल, उसमें उत्तल जब जोड़ोगे ना तो वो इसका मात्रा बन जाता है उत्तल, समतलोत्तल। और अगर ये कौन सा है, इधर से धसा हुआ है तो अवतल है, और इधर से उत्तल है तो अवतल में जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा? अवतलोत्तल। अवतल में उत्तल जोड़ोगे, ऊ जो है वो का मात्रा बनता है शब्द विच्छेद। क्लास हिंदी जिस क्लास में पढ़ाए होंगे वहां जा पाओगे। इसमें अगर हम बनाए तो दोनों तरफ से अगर गड्ढा है, धंसा हुआ है, तो अवतल इधर से भी अवतल उधर से भी, तो अवतल में अवतल लिखो और अवतल में आ का मात्रा बन जाएगा ये अवतल। अवतल अवतल जोड़ोगे तो अवतलावतल। इधर से प्लेन कर दो, इधर से अवतल कर दो। अब बताओ क्या नाम होगा? समतल इधर से और अवतल इधर से, समतलावतल। और वो अपना इधर से हो जाएगा उभरा हुआ, जैसे उत्तल है, उत्तल में अवतल होगा तो उत्तलावतल। वो ये कुछ लिखा नहीं है, उत्तल और अवतल है, लेकिन आपका वाला मात्रा बन गया है। ये समतल और अवतल है, लेकिन आज जो अवतल वाला है वो मात्रा बना है। यह अवतल और अवतल है, और यहाँ जो ऊ रहता है वो उसका मात्रा बनता है। तो उत्तल उत्तल है, समतल उत्तल है और अवतल उत्तल है। देखिए इधर से भी उत्तल, इधर से भी उत्तल, उत्तल उत्तल, इधर से समतल, इधर से उत्तल, समतल उत्तल, इधर से अवतल, उधर से उत्तल, उधर से जाके वो भरा है, इधर से फंसा अवतल उत्तल, मतलब अवतल उत्तल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइकन्वेक्स, प्लेनोकन्वेक्स और कनकेवो कन्वेक्स। इसको बोलते हैं कनकेवो कनकेव या बाइकनकेव, इसको बोलते हैं प्लेनो कनकेव, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। तो हमारे लेंसेस इस तरह के होते हैं। इसमें से कोई भी देखोगे बीच में मोटा, किनारे पतला नजर आ रहा होगा, किनारे मोटा, बीच में पतला नजर आ रहा होगा, तो लेंसों को देख के पहचाना जा सकता है। लेंस मुख्यतः दो ही तरह के होते हैं, ये बाद में क्लासिफाइड होते हैं, इन्हीं से हम लोग बनाते हैं और उससे बेहतर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो क्लास कल बताएंगे।